Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Shahid Khan and you are watching Wings से उड़ान. So Wings से उड़ान में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की है इंडियन पॉलिटी पे, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड स्पेशली वो टॉपिक्स जो VLW के एग्ज़ाम में है, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का जो GK SSB कंडक्ट कराने जा रहा है एग्ज़ाम, उसमें जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम ध्यान में रखते हुए सीरीज़ को चला रहे हैं. तो आज भी हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम से आपको नंबर्स मिल जाएंगे. उन नंबर्स पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन हमारी. So as you can see the screen, direct principles of state policy. So this is our topic for today, जिसको शॉर्ट में DPSP भी कहा जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड ये VLW के एग्ज़ाम में ये टॉपिक दिया गया है. तो चलिए आज देखते हैं हम कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या दिया गया है. तो सबसे पहले हम यहीं पे इसका मीनिंग देख लेते हैं. तो सबसे पहले वर्ड डायरेक्टिव है, वर्ड प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट एंड पॉलिसी. तो मैं आपको शॉर्टकट में इसका यहाँ पे मीनिंग बताऊँ कि ये चैप्टर क्यों रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. कि स्टेट जब कोई पॉलिसी फ्रेम करेगा, स्टेट जब कोई पॉलिसी फ्रेम करेगा किसके लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो उसको इन प्रिंसिपल्स को, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, यानी ये डायरेक्शंस दे रहे हैं स्टेट को, डायरेक्ट कर रहे हैं ये स्टेट को, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है. ओके, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज वो प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं इसलिए ताकि जब स्टेट पॉलिसी फ्रेम करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए तो उसको इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है. ओके, सो देखते हैं हम इसको डिटेल में कि क्या है. सबसे पहले मैं आपको बताया कि जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसको लोकेट करना आना चाहिए कि भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दी गई है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है एंड आर्टिकल्स की रेंज है 36 to 51. इससे पहले आपको मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो कि हैं फ्रॉम 12 to 35. तो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर खत्म होते ही दूसरा चैप्टर शुरू होता है, दैट इज पार्ट 4. फंडामेंटल राइट्स आर इन पार्ट 3. ओके, तो पार्ट 4 में हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51. तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हम ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो आइडिया है वो बोरो किया गया है इरिश, यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से. ये आइडिया 1937 की आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया जो है बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने. ओके, सो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन अडॉप्टेड और वी कैन से बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. सबसे पहले ये बात. दूसरी बात, BR अम्बेडकर आपको पता है कि कौन है. अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये. ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लिख रही थी. मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे. ओके, एंड चेयरमैन BR अम्बेडकर थे. तो इन्होंने कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो इन्होंने इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को एक स्टेटमेंट के थ्रू बताया है कि दीज आर द नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर दैट एक और पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो इन्होंने, जिनका नाम ग्रैनविल ऑस्टिन है, तो इन्होंने कहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो दीज आर एक्चुअली द कॉन्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शंस जो हैं वो ये दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि पार्ट 4 हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड पार्ट 3 हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स. तो ये दो स्टेटमेंट्स आप याद रखेंगे. मे बी द एग्जामिनर विल आस्क क्वेश्चन इन दिस वे. ओके, तो ये आप ध्यान में रखेंगे. इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कर क्या रहे हैं. ये मॉरल ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहे हैं स्टेट पे. ओके, कि स्टेट जब पॉलिसीज बनाएगा तो स्टेट इन प्रिंसिपल्स को क्या करेगा, ध्यान में रखते हुए, कंसिडरेशन में रखते हुए पॉलिसीज बनाएगा. ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे. एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कर क्या रहा है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे, ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करा रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव इन नेचर है. अब इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग बताया था तो मैंने आपको बताया था कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेगेटिव है. ओके, तो पॉजिटिव मैंने बताया था कि पॉजिटिव क्या है, जो प्रिविलेज दे रहे हैं,
ओके, जहाँ पे स्टेट प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन नेगेटिव क्या है, जो स्टेट पे लिमिटेशन लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस तरह से पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ पे लिमिटेशन लगाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ प्रिविलेज की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ वेलफेयर प्रोविजंस की बात हो रही है। तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में भी मदद करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, कि एक सोशल डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से इंडियन स्टेट की होगी, ये हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि स्टेट को इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ओके, आफ्टर दैट देर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ये यहाँ पे मैंने रेड में नोट इसीलिए लिखा है इसको कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे BN राव कौन थे, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, लीगल मैटर्स पे एडवाइस कर रहे थे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाए। तो इन्होंने कहा कि जो राइट्स हैं, यानी कि अधिकार हैं, वो दो तरह के होने चाहिए एक इंडिविजुअल को। एक जो जस्टिसेबल हैं, जस्टिसेबल यानी कि जिसको कोर्ट्स इन्फोर्स करा सकते हैं, एंड दूसरे नॉन जस्टिसेबल, जिनको कोर्ट्स तो इन्फोर्स नहीं कराएंगे लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट है लेकिन कोर्ट उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये दो तरह के राइट्स होने चाहिए एज पर BN राव जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, एंड फोर्थ पार्ट, जस्ट ए सेकंड गाइस, तो पार्ट फोर्थ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिसको नाम रखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पता चल गई आपको कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर स्टेट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं करता है कभी पॉलिसी बनाते टाइम, तो यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। ओके, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देयर इज़ वन मोर थिंग जो है हमारे पास, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कि क्या फीचर्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर रिकमेंडेशंस आप बोल सकते हैं, किसको, स्टेट को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंस्ट्रक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल उसी चीज़ को हम कह रहे हैं जिसका मेंशन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का बॉडीज़ की बात करते हैं। सो इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस, जो कि किसको हैं ये इंस्ट्रक्शन, स्टेट को, किन मैटर्स में, लीगल, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। दूसरी बात कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या थी, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि एक प्रोविजन रखा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई गवर्नर्स को, एंड ये इंस्ट्रक्शंस जो थी ये किसके द्वारा दी गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे। तो कुछ उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ओके, तो ये रिजेंबल्स करते हैं किससे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रखी गई थी। सेकेंड थिंग, एंड इसके बाद हमारे पास है कि DPSP, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वेलफेयर स्टेट मॉडल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। वेलफेयर स्टेट मॉडल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सिर्फ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात हुई है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है, पुलिस स्टेट की यहाँ पे बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, क्योंकि पुलिस स्टेट में क्या है, जो लीगल मैटर से ज़्यादा डील करता है, एंड जो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो ना, फंडामेंटल राइट्स हमारा एक पुलिस स्टेट दर्शाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जो इंडिविजुअल्स में है कि आप दूसरे की लिबर्टी नहीं छीन सकते उससे, स्टेट इंडिविजुअल की लिबर्टी नहीं छीन सकता, स्टेट इनइक्वालिटी नहीं कर सकता, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो लेकिन यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब बात आती है तो ये वेलफेयर मॉडल ऑफ स्टेट को प्रमोट करते हैं। ओके, एंड इसके बाद देयर इज़ वन मोर थिंग के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि प्रेम्बल में वर्ड्स दिए गए हैं, इनको भी रियलाइज करने का एम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स चैप्टर का। ओके,
तो कि आपको जब मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल वाइज, तो वहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं जस्टिस से, लिबर्टी से, इक्वालिटी से एंड फ्रेटर्निटी से एसोसिएटेड हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एंड ये आइडियल्स कहाँ पे हैं? प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया नॉन जस्टिसेबल, यानी कि नॉन जस्टिसेबल का मीनिंग है कि इनको लीगली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराया जा सकता है। एंड मैं आपको बताया था 32 आर्टिकल है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड 226 आर्टिकल है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। एंड इसके बाद एक और, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हेल्प्स द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करते हैं कोर्ट्स को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल जो है, दैट इज आर्टिकल 36, जहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुरू होते हैं। तो ये स्टेट को डिफाइन करता है, सेम जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन कर रहा है, वैसे ही आर्टिकल 36 पार्ट 4 में डिफाइन करता है स्टेट को। ओके, आर्टिकल 12 पार्ट 3 में डिफाइन करता है स्टेट को। एंड इसी तरह से आर्टिकल 36 पार्ट 4 में स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि ये सारे डायरेक्टिव्स जो हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये स्टेट को हैं, तो इसीलिए स्टेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एंड स्टेट की वही सेम डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 37 हमारे पास देखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है कि इट स्टेट्स that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। तो as I told you people के ये principles जो हैं fundamental हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा important हैं, basic हैं, and ये स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा जब लॉज बनाएगा, जब पॉलिसीज बनाएगा। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नाउ कम्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एंड मैं आपको बता दूं कि कन्वीनियंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। एक हमारे पास सोशलिस्ट आ गए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड हैं। दूसरे वो जो गांधी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं। एंड कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये हैं जो लिबरल आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट ऑथर्स ने क्या किया है, इनको कैटेगराइज किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। अदरवाइज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो सच क्लासिफिकेशन, आप यही ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नो सच क्लासिफिकेशन। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि सोशलिस्ट कौन से हैं, गांधीयन कौन से हैं एंड लिबरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास सोशलिस्ट हैं, तो आर्टिकल 38 से शुरुआत होती है। तो 38 क्या है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड किस तरह से वेलफेयर प्रमोट होगा लोगों का, कि ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है जिसमें जस्टिस हो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे। ओके, तो इस तरह से लोगों का वेलफेयर होगा। लोगों के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक सोशल ऑर्डर जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो। ओके, तो ये सिंपल है। सेकंड हमारे पास है इसी 38 का, जो यहाँ पे है बी, आप इसको रख लें 38B, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। ओके, यानी कि ये पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। आर्टिकल 38 क्लॉज बी आप बोल सकते हैं इसको, तो ये बाद में ऐड किया गया। एंड ये क्या है कि इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज किया जाए इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के एरियाज़ में। 44th अमेंडमेंट से ये आया है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 39 हम देखते हैं, तो टू सिक्योर, यानी कि स्टेट्स क्या करेगा, ऐसे लॉ बनाएगा जिससे सिक्योर होगा। क्या क्या? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि लोगों को लाइवलीहुड के जितने भी मीन्स हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो हैं सब में
एक जैसे एक समान क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेल्थ जो है ये फ्यू लोग जो हैं उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसका ये मीनिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड जो है वो मिसप्रिंट है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। तो मैन एंड वुमेन का क्या होगा, काम के लिए दोनों को इक्वल पे दी जाएगी, कोई इनइक्वालिटी नहीं की जाएगी कि मेंस को अलग सैलरी है एंड वुमेन को अलग सैलरी दी जा रही है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ओके। एंड इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें सिक्योर करनी है किसको, स्टेट को। आई होप यू आर गेटिंग मी, क्योंकि ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को ही गाइड करने के लिए रखे गए हैं। एंड अनदर वन इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ of workers and children against forcible abuse, okay। सबसे पहले हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, एंड वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस को फोर्सिबल अब्यूज से बचाना है। सो ये भी पॉलिसीज़ बनाते टाइम ध्यान में रखना होगा किसको, स्टेट को। इसके बाद क्या होगा कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा स्टेट, यानी मैटरनिटी टाइम पे वुमेन्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो वो यही आर्टिकल है जो बैकग्राउंड में असल में स्टेट जिसको देख के चीज़ें कर रहा है, एक्शंस कर रहा है, पॉलिसीज़ बना रहा है। सो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ, यानी कि ये भी ओरिजिनली नहीं था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये प्रोविज़न। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ। इससे पहले हमने देखा वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। तो इसी तरह से 39A जो है हमारे पास, ये भी एक नया आर्टिकल ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया, ये आप याद रखेंगे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड 39A क्या है कि इक्वल जस्टिस प्रमोट किया जाएगा एंड लीगल एड दी जाएगी गरीबों को। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि लीगल हेल्प चाहिए होती है पोर लोगों को एंड वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसको, तो स्टेट भी ऐसे प्रोविजंस बनाएगा कि फ्री लीगल एड जो होगी वो किनको, पोर लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, एंड हमारे पास है 41। सो यहाँ पे 40 मिसिंग है जो कि गांधीयन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सीरियल जो मिस हो रहा है ना, तो वो गांधीयन कैटेगरी में आता है, तो हम उसको वहाँ पे पढ़ेंगे। तो 41 हमारे पास है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो स्टेट ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जहाँ पे लोगों को राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस मिलेगी। एंड कहाँ कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में, ओल्ड एज में एंड सिकनेस में, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि आपको राइट टू वर्क मिलना चाहिए, आपको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, आपको पब्लिक असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए। किस किस में, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में एंड सिकनेस में। एंड आपको पता है ओल्ड एज पेंशन दी जाती है एंड बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अनएम्प्लॉयड्स के लिए हैं, ओके। सिकनेस में भी आपको बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें आपको लीव भी दी जाती है एंड आपकी सैलरी भी नहीं कटती है। तो ये सारे जो प्रोविजंस आप देखते हैं डिपार्टमेंट्स में, ये बैकग्राउंड में यही आर्टिकल्स जो हैं फंक्शन कर रहे हैं। 42nd आर्टिकल हमारे पास है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क क्या है कि यानी ऐसी कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए जहाँ पे वर्कर आराम से काम कर सके। ऐसी हार्श कंडीशंस नहीं होनी चाहिए कि जिसमें उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं वर्कर को, तो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। एंड वुमेन्स के लिए मैटरनिटी लीव का भी प्रोविज़न है, ये आर्टिकल 42 में है। इसी तरह से हमारे पास है 43, दैट इज़ टू सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ को क्या करना है, सिक्योर करेगा स्टेट थ्रू ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सिक्योर होगा एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ वर्कर को भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 43, दैट इज़ टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। कि वर्कर्स को सिर्फ काम ही नहीं कराओ, इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट में भी उनको पार्ट लेने का
हिस्सा यानी हिस्सा लेने का, पार्ट लेने का अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। तो ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा, ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जिससे क्या होगा कि वर्कर्स भी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में पार्ट ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। देन कम्स द 47th, दैट इज़ न्यूट्रिशन लेवल को स्टेट इंक्रीज करेगा, रेज करेगा एंड इसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का है उसको एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे। यानी कि स्टेट ऑफ लॉज बनाएगा तो स्टेट ये भी ध्यान रखेगा कि जो लोगों के लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हैं वो उनका एक स्टैंडर्ड है या फिर वो न्यूट्रिशन लेवल रेज हो रहे हैं एंड उसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ऐसे प्रोविजंस भी स्टेट को बनाने होंगे। देन कम्स आर सेकंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैटेगरी, दैट इज गांधीयन। अब ये महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आर्टिकल 40 है जो वहाँ पे मिसिंग था। तो यहाँ पे आर्टिकल 40 क्या है कि स्टेट क्या करेगा, जस्ट ए सेकेंड, स्टेट विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करवाएगा। ओके, स्टेट विल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड आपको पता है बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में विलेज पंचायत्स आ गई। ओके, पार्ट 9th जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया एंड शेड्यूल 11th भी ऐड हो गया। तो यहाँ से पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था वो पंचायत्स को नहीं था। ओके, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो देखें यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो बहुत पहले 1950s में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुई तभी आ गया, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट 73rd जो है 1992 में आता है एंड पार्ट 9th ऐड होता है, शेड्यूल 11 ऐड होता है एंड इस तरह से पंचायत्स को स्टेटस मिल जाता है। पंचायत्स का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्रास रूट लेवल पे भी डेमोक्रेसी हो। ठीक है, तो ये गांधी प्रिंसिपल है। 43rd हमारे पास है promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया जाए रूरल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। एंड गांधी जो थे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही बिलीव करते थे, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी के भी अगेंस्ट थे। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही बिलीव करते थे। तो यह भी आप याद रखेंगे। 43 है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग। 43B जो है ये नया अमेंडमेंट है जो 97 अमेंडमेंट एक्ट था तब ये प्रोविजन ऐड किया गया। तो इसमें क्या है, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो 43B एक्चुअली में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करे स्टेट, उनकी वॉलंटरी फॉर्मेशन में उनको ऑटोनोमस फंक्शनिंग दी जाए और उनका एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो। तो ये सारी चीज़ें 43B में आती हैं। मेजरली आपको याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग है 43B। देन कम्स 46, दैट इज़ के STs एंड SCs जो हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनके जो हैं उनको प्रमोट करेगा स्टेट्स, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा। तो आपको पता है रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाता है स्टेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है एंड स्टेट ने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं, बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिसमें रिजर्वेशन मिलती है ST SCs को एंड वीकर सेक्शन जो बाकी भी हैं सोसाइटी के। ओके, एंड इनको क्या करना है, सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट भी करेगा स्टेट। ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। देन कम्स 47 अगेन। तो 47 है उसमें भी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग न्यूट्रिशन की बात की। तो यहाँ पे 47 है, इसमें क्या है कि कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को क्या है प्रोहिबिट करेगा स्टेट। देखें ड्रिंक्स तो अभी भी प्रोहिबिट नहीं हुई हैं लेकिन ड्रग्स पे काफ़ी हद तक बैन लग चुका है। तो ये भी 47 आर्टिकल में अकॉर्डिंग टू गांधी, ये गांधी की आइडियोलॉजीज़ के जो आइडियाज़ थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड किए गए। देन कम्स 48 हमारे पास है कि काउ स्लॉटर को क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा एंड उनकी ब्रीड्स को क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, सो ये 48 आर्टिकल है, ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद हम चलते हैं हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले 44 क्या कहता है कि भाई एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी तक ये नहीं है इंडिया में। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा कि एक सिंगल लॉ जो है तमाम रिलीजन के लोगों पे अप्लाई होगा
तमाम जेंडर्स पे अप्लाई होगा एंड हर एक क्लास के लोगों पे अप्लाई होगा। ओके, तो ये सिंगुलर लॉ जो है अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम्स के अलग लॉज हैं, हिंदूज़ के अलग लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, लेकिन जब ये आ जाएगा तो फिर एक सिंगल लॉ सिस्टम जो है हर रिलीजन पे, जेंडर पे, क्लासेस पे एंड बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे अप्लाई होगा। तो ये अभी तक नहीं आ सका है। इसके बाद 45 हमारे पास है कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 ईयर तक, जब तक एज कंप्लीट नहीं करते कौन, जो बच्चे हैं, यानी कि तब तक उसको क्या करेगा, स्टेट ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जिसमें चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सब बच्चों को मिलेगी अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इसके साथ हमारे पास है देयर इज़ वन मोर आर्टिकल दैट इज़ 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक लाइन्स पे ऑर्गेनाइज की जाएगी मॉडर्न लाइन्स पे। तो ये 48 आर्टिकल में हमारे पास प्रोविजंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो आप 86th अमेंडमेंट एक्ट देख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, 2002 के थ्रू के एक एजुकेशन, यहाँ पे क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है कि 6 ईयर्स तक क्या किया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी चिल्ड्रंस को। तो लेकिन अभी ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या होता है, आर्टिकल 20A ऐड किया जाता है एंड इससे क्या होता है, फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है आर्टिकल 21A के अंडर। एंड इसमें क्या है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा स्टेट, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन, ये आप ध्यान में रखेंगे। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 21A प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया, तो वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास है 48A। तो इसमें क्या है कि हमें करना है क्या, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये 46 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन ऐड हुआ 48A। एंड इसके साथ 49 में हमें क्या है कि हमने मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, हिस्टोरिक इंटरेस्ट जो भी हमारा है, नेशनल इंपॉर्टेंस का जितने भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं, इन सबको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड इसके साथ साथ 50 क्या है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है। एंड ये अभी तक तो है ही कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव से भी एंड लेजिस्लेचर से भी, ये आपको पता है। जुडिशरी का इनफैक्ट स्टाफ जो है वो खुद जुडिशरी अपॉइंट करती है, उनकी सर्विस कंडीशंस फिक्स होती हैं। तो इस तरह से जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जो हैं सेपरेट हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। एंड वाला हमारे पास है 51 दैट इज़ इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा स्टेट एंड नेशंस के बीच में रिलेशंस को कॉर्डियल रखेगा, इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करी जाएगी एंड डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल किया जाएगा। ओके, सो दीज वेर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपली ये कुछ नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट्स को कि भाई पॉलिसीज बनाते टाइम, लॉज बनाते टाइम ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये आउटसाइड पार्ट 4 थे, जो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास जो आउटसाइड पार्ट 4 थे। तो एक है 335 आर्टिकल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पार्ट 16। इसमें क्या है कि एसटीज एंड एससीज के क्लेम्स को क्या करेगा, कंसिडर करेगा स्टेट। एसटीज एंड एससीज के क्लेम्स को किसके रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग जो क्लेम्स हैं एसटी एससीज के, उनको कंसिडर करेगा स्टेट। एंड ये 335 पार्ट 16 में है। ओके, आर्टिकल 335 पार्ट 16। दूसरा हमारे पास है 350A पार्ट 17। 350A पार्ट 17 जो है हमारा, यानी कि आर्टिकल 350A पार्ट 17, ये क्या है कि स्टेट या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे स्टेट की भी और लोकल अथॉरिटी की भी बात हुई है। लोकल अथॉरिटी एंड स्टेट क्या करेंगे, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि मदर टंग में क्या हो,
इंस्ट्रक्शंस दी जाएं चिल्ड्रंस को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, ऐसी फैसिलिटीज़ स्टेट प्रोवाइड करेगा। एंड कौन से चिल्ड्रंस? जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए स्टेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ताकि उनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मदर टंग में मिलें। एंड द थर्ड वन इज़ 351 पार्ट 17। यहाँ पे क्या है कि स्टेट क्या करेगा? स्टेट हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने की एंड प्रमोट करने की कोशिश करेगा। ओके, एंड स्टेट ये कोशिश करेगा कि एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बना दिया जाए हिंदी लैंग्वेज को, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड ये कैसे होगा? जब हिंदी लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे। ओके, so these were the directive principles of state policy in part 4A of constitution, part 4th of Indian constitution। and यहाँ पे ये लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स एन्जॉय सुप्रीमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से ज़्यादा सुप्रीम है फंडामेंटल राइट्स। येट Parliament can amend the fundamental rights for implementing directive principles provided the basic structure is not, यहाँ पे क्या है? altered, ये altered होना चाहिए, not valid, basic structure is not changed या फिर altered। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो उनसे ज़्यादा सुप्रीम क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स। लेकिन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या करेगा? अमेंड कर सकता है। किस लिए? ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए, आल्टर नहीं होना चाहिए। एंड बेसिक स्ट्रक्चर की बात की 1973 में केशव नंदा भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने, केशव नंदा भारतीय केस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी चैप्टर। कल हम एक नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एंड अब ये ये वीडियो सीरीज रिज्यूम हो चुकी है एंड अब ये कंटिन्यू चलेगी। हम MCQ सेशन भी लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से कुरान। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बाकी सारी भी एंड ये भी।